पिछले 1.5 से 2 महीने से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भारत के समाज और सियासत पर एक ऐसा असर दिखा चुका है कि हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने इस एक्ट पे जब दस्तखत कर दिए, उसके तुरंत बाद अदालत में इस एक्ट की संवैधानिक वैधता पर चुनौती दी गई और 50 से ज्यादा याचिकाएं इस पे फाइल कर दी गई। अदालत ने भी काफी इसको तरजीह दी और तुरंत उस पर सुनवाई करने में सहमत हो गई। 5 अप्रैल के बाद पहली सुनवाई हुई 16 अप्रैल को और उसके बाद मामला फिर एक दिन और सुना गया और 20, 21, 22 यानी कि 3 दिनों तक लगातार इस मामले पर सुनवाई चली और अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और इसके बाद अब उसे इस पर फैसला सुनाना है। पूरे देश और दुनिया की नजर इस बात पर है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। तो आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में हम इस मुद्दे की चर्चा करेंगे और उन पॉइंट्स पे आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जिस पर बड़ी जोरदार बहस हुई और बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष के वकीलों ने जो दलीलें दी और उन दलीलों के आधार पर ही इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला लिया जाना है। हालांकि ये कहना आसान नहीं है कि अदालत का फैसला क्या होगा, लेकिन इस पूरे मामले में विपक्ष की तरफ से यानी कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से 3 बड़े नामचीन वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। एक कपिल सिब्बल थे और दूसरे एम सिंघवी थे और तीसरे राजीव धवन। ये तीनों के तीनों अपने अपने क्षेत्र के देश के सबसे बड़े नामचीन वकील हैं और बड़ी ही तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखते हैं, अपनी दलीलें रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो वकील थे यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने अपनी दलीलें रखी और सरकार के पक्ष को पेश किया। पहली बार जब राजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो रिटायर कर गए, उन्होंने इसकी सुनवाई की थी और जब दूसरी सुनवाई हुई तो उन्होंने ये कहा था कि चूंकि अब मैं रिटायर हो रहा हूं इसलिए इस मामले की सुनवाई बी आर गवई की बेंच करेगी और उसके बाद बी आर गवई के साथ साथ उस बेंच में जॉर्ज मसीह हैं। इन 2 जजों ने इस मामले की पूरी सुनवाई की। अब चूंकि बात इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की है, तो ऐसी सूरत में ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है कि संसद अगर कोई कानून बनाती है, उस कानून पर तब तक सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता जब तक कि उसे ये एहसास हो जाए या इस तरह के तर्क और ये दलीलें दी जाए मजबूत, जिससे ये साबित हो कि लोगों की धार्मिक आज़ादी पे किसी तरह का ज़र्ब पड़ता है या उनकी बुनियादी जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन होता है। इस तरह से इस पूरे बहस का दारोमदार इन्हीं 2 बिंदुओं पे आकर के अटक गया था। एक तरफ कपिल सिब्बल ने ये 2-3 बातें उठाई, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वक्फ जो है अल्लाह के नाम सपुर्द की गई संपत्ति है और एक बार जब वक्फ कर दी जाती है किसी जमीन को तो फिर उसे वापस नहीं ली जा सकती। तो ये बहस कई कई पहलुओं से होते हुए गुजरा, जिसमें कपिल सिब्बल की ये दलील थी कि सरकार जो ये कानून लेकर के आई है, इस कानून का मकसद सिर्फ यही है कि प्रबंधन और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है और चूंकि वक्फ एक धार्मिक मामला है, लिहाजा धर्म के मामले में सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है जो कि किसी भी कम्युनिटी की धार्मिक आजादी के खिलाफ है और उसका उल्लंघन है। इस तरह के मुद्दों के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता ने ये कहा, उन्होंने अपनी बातचीत में यहाँ तक कह दिया कि वक्फ जो है इस्लाम का एक अमल है, लेकिन इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। जिसका जवाब बड़ी शानदार तरीके से, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया है, कि राजीव धवन ने दिया। राजीव धवन ने कहा कि वक्फ जो है अल्लाह को दान की गई प्रॉपर्टी है, जिसका जिक्र ज़कात के रूप में आता है और इस्लाम की जो 5 पिलर्स हैं, हज, नमाज, रोजा, ज़कात, इस तरह के जो 5 पिलर्स हैं, उन 5 पिलरों में से एक है वक्फ का भी मामला। तो राजीव धवन के इस जवाब
ये जो जवाब है वो एक तरह से सरकार को लाजवाब कर देने वाला है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही 3 साल पहले, 4 साल पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मामला आया था, उस मामले में भी तमाम सुनवाइयां हुई और जो फैसले आए और तमाम दलीलें दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक माना था कि इस तरह की कोई साक्ष्य नहीं है कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पे बनाई थी वो किसी धार्मिक ढांचा को तोड़ करके बनाई गई। इन सब के बावजूद जब फैसले लिखे गए तो वही आपको याद होगा कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ये फैसला लिखा था, उन्होंने बाद में कहा था कि हमने ईश्वर से कम्युनिकेट किया था और उनकी हिदायत के अनुसार ही हमने फैसला लिखा था। तो सरकार के द्वारा बनाए गए इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां दलीलों के दौरान की, उन टिप्पणियों को देखने से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही मजबूती से इस मामले की सुनवाई के बाद एक ऐसा फैसला करेगा जिससे मुस्लिम पक्ष की जो चुनौतियां हैं, मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं, वो सामने आएंगी। लेकिन सिर्फ टिप्पणियों के आधार पर आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। जैसे तुषार मेहता ने दलीलों के दौरान एक बात कह दी कि ट्राइबल्स जो मुस्लिम है, वो ट्राइबल मुस्लिम ये कहते हैं कि हमारी संपत्तियों पे को वक्फ के नाम पर इंक्रोच किया जा रहा है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। और तुषार मेहता ने यह दलील दी थी कि जो ट्राइबल मुस्लिम है उनकी अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, तो वो वक्फ के मामले में अलग तरह से सोचते हैं। इस पर जॉर्ज मसीह की जो टिप्पणी थी वो बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में कहीं भी इस्लाम हो, वो है तो एक ही। आपकी विचारधारा, आपकी संस्कृति, आपकी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम दुनिया भर में एक ही। तो इस तरह की टिप्पणियों से जिस तरह से घिरते चले गए तुषार मेहता, और फिर एक जो महत्वपूर्ण मामला था, वो मामला था ये कि कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाना वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में कि कोई प्रॉपर्टी जो है अगर वो कहे कि यह विवादित है या उस पर हम फैसला करेंगे, तो उस फैसले के आधार पर कलेक्टर को जो ये अधिकार दिया गया है, तो उसकी भूमिका पर बहुत ही माकूल तरीके से कपिल सिब्बल और संघवी ने जो तर्क पेश किए, जो दलीलें पेश की, वो दलीलें ऐसी थी कि नरेंद्र मोदी सरकार के जो वकील थे तुषार मेहता की, सच पूछिए तो हालत खराब। तुषार मेहता को जस्टिफाई करने की कोशिश की, सरकार के नुमाइंदे के तौर पर एक कलेक्टर की भूमिका को जब जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो कपिल सिब्बल ने यह कहा कि एक कलेक्टर जो है वो सरकार का नुमाइंदा होता है, वो अदालत का हिस्सा नहीं होता है, वो जुडिशियरी का पार्ट नहीं होता है, और एक सरकार का जो नुमाइंदा है सरकार के इशारे पे काम करता है, क्योंकि वो सरकार के प्रति जवाबदेह। ऐसी सूरत में कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। तो फिर इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, और उस टिप्पणी के जवाब में जिस तरह से तुषार मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड, अगर इस मामले में कलेक्टर की भूमिका कोई संदिग्ध हो, अगर आपको लगती है या इस तरह की चीजें हैं, तो हम उस पैरा को, सरकार उस पैरा को उस अमेंडमेंट एक्ट से हटा सकती है। अब इससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि खुद सरकार इस बात पे आमादा है कि कलेक्टर की जो भूमिका है, एक जज की भूमिका, कि वो जो चाहे वो फैसला कर दे, तो फिर उसको खुद नरेंद्र मोदी के वकील ये स्वीकार कर रहे हैं कि यह जो उसकी भूमिका है, अगर उसकी भूमिका से किसी के अधिकार का हनन होता है तो सरकार, अदालत कहेगी तो हम उस पैरा को हटा देंगे। तो इससे आप एक आकलन कर सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो निश्चित तौर पर कलेक्टर की भूमिका का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल के रूप में होगा। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है, वो है कि वक्फ बोर्डों, राज्य की वक्फ बोर्डों और केंद्र की जो वक्फ काउंसिल्स हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल्स, उस सेंट्रल वक्फ काउंसिल्स में जो 15 मेंबर होते हैं या फिर राज्यों में 11 मेंबर होते हैं, तो इसमें ये तर्क देते हुए सरकार ने गैर मुस्लिमों को उसमें मेंबर बनाने की घोषणा की है, मेंबर बनाने की बात करी। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि ये मामला धार्मिक है, मुसलमानों के धर्म से, मुसलमानों के इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखता है, ऐसी सूरत में वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जो तुक है, ये उनकी धार्मिक आज़ादी पे प्रहार सा है।
इसके जवाब में तुषार मेहता ने जो तर्क दिया, उन्होंने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष समाज हैं और सरकार इस बोर्डों को, राज्य की बोर्डों को और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को समावेशी बनाने का इरादा रखती है और एक सेकुलर कैरेक्टर पेश करना चाहती है, इसलिए सरकार ने उसमें ये रखा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई थी। वो ये है कि क्या हिंदू के जो न्यास बोर्ड्स है, उस न्यास बोर्ड में या सिखों का जो सिख प्रबंधन कमेटी है, उस कमेटी में क्या दूसरे धर्म के लोगों को रखा जाता है। और इसी तर्क को विस्तार देते हुए कपिल सिब्बल ने यह कहा था, या फिर इससे जुड़े जो टिप्पणीकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद की जगह पे जो राम मंदिर बनाया गया, तो एक ट्रस्ट बनाया गया, राम मंदिर न्यास परिषद, जो ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट में एक भी गैर हिंदुओं को नहीं रखा गया। बल्कि अगर आप हकीकत में उस ट्रस्ट को देखें तो गैर हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, दलितों को, पिछड़ों को भी जगह नहीं। तो एक तरफ सरकार समावेशी बनाने की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार अपने ही द्वारा जो राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट का निर्माण करती है, तो उस ट्रस्ट में किसी गैर हिंदू को शामिल करने की बात की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में अगर इस आधार पर कोर्ट का फैसला आ सकता है, तो कोर्ट इस बात को निश्चित तौर पे रेखांकित करेगा कि मुसलमानों के धार्मिक मामले में गैर मुस्लिमों की कितनी समझ हो सकती है। उस आधार पर अगर ये फैसला आए, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये अपने फैसले में इस पहलू को काफी महत्वपूर्ण तरीके से विचार कर सकती है। एक दूसरा पक्ष जो काफी चर्चा का विषय रहा इस पूरे सुनवाई के दौरान, वो ये था कि जो वक्फ बाय यूजर है, यानी कि वक्फ की वैसी प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड नहीं है, मुसलमानों के बाप दादू ने ये घोषित कर दी कि ये जमीन वक्फ है और उस पे उसका इस्तेमाल उसी सिलसिले में होता रहा, तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। डॉक्यूमेंटेशन 1923 के बाद से होता है। तो जिस जमीन को वक्फ घोषित किया जा चुका है, उस जमीन को अगर डिनोटिफाई कर दे, ये कह करके कि इसके लिए आपके पास कोई कागजात नहीं है, तो वैसी सूरत में जो वो प्रॉपर्टी है वो सरकार की हो जाएगी। और यही एक खतरनाक पहलू है जिसमें कलेक्टर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। जैसा कि इस पूरे वाद विवाद और तर्क में ये बात बार बार कही गई कि कई प्रदेशों में आपने देखा कि कलेक्टर ये आदेश देता है कि फलानी जगह की मस्जिद को ध्वस्त कर दो, मदरसे को ध्वस्त कर दो, या किसी के घर को ध्वस्त कर दो, और उसके बाद बुलडोजर लेकर के लोग चले जाते हैं और अदालत उस पर कुछ फैसला करे या अदालत तक बात पहुंचे उसके पहले तक उसे ध्वस्त कर दिया जा चुका होता है। तो वक्फ बाय यूजर की के साथ ये एक चुनौती। इसमें कपिल सिब्बल ने एक काफी महत्वपूर्ण दलील पेश की। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 200 साल 250 साल पहले अगर सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, उस वक्त जिसकी भी व्यवस्था थी, अंग्रेजों की थी या जिसकी भी थी, उसने एक नोटिफाई कर दिया कि ये जमीन वक्फ की है और कब्रिस्तान उसमें बना दिया गया और 200 साल से उसमें मुसलमान अपनी मैयत दफन करते हैं, तो वैसी सूरत में उस वक्त सरकार ने ये किया। और अगर वक्फ बाय यूजर के आधार पर उसे अगर डीनोटिफाई कर दिया जाता है, तो वैसी सूरत में मुसलमानों की वो जगह पे जहां पे मैयत दफन होती है, जिसके दादा परदादा तमाम लोगों की मैयतें दफन है, अचानक उस जमीन पर सरकार का कब्जा होगा और सरकार किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है। यानी कि आपके बाप दादों की जहां पे हड्डियां हैं, उन हड्डियों को तोड़ करके, उन हड्डियों को ध्वस्त करके उनकी मैयतों के ऊपर बड़ी आलीशान महल बनाया जा सकता है। तो इस तरह का तर्क कपिल सिब्बल ने दिया और ये तर्क अगर सुप्रीम कोर्ट को में जिस तरह से पेश किया गया है, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों पे क्या फैसला करता है।